Welcome, Colonel Atul Tyagi, to Make Me Star Studio. Thank you, sir. Thank you, Colonel Maurya, for giving me this good opportunity कि मैं अपने विचारों को आपके साथ शेयर कर सकूं। इनफैक्ट मुझे आप बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी लगे और इसी वजह से आपको हमने स्टूडियो में बुलाया है। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हमने सीखनी है, जाननी है और हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। आप आर्मी में नौकरी करने के बाद फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए, आपने लॉ किया, फिर उसके बाद में पीएचडी भी की और उसके बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और टची सब्जेक्ट के वो अंडर ट्रायल्स के बारे में जो है ये किताब भी लिखी। सो इतने सारे आपने काम किए हैं, योर जर्नी हैज़ बीन रियली फैंटास्टिक। मैं तो आपको एक धुरंधर समझता हूँ। हाउ हैज़ योर जर्नी बीन इन द फौज एंड उसके बाद में सिविल वर्ल्ड में? इतनी यात्रा बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, मैं जानना चाहता हूँ। करण मौर्य साहब, धुरंधर के किसी किरदार से मुझे मत जोड़िएगा, बस यही गनीमत है। हाँ, ये आपका आकलन सही है कि मैंने कई एक फील्ड्स में अपने को सार्थक बनाने की, या कहना चाहिए कि उस फील्ड के अंदर जाकर खोजने की कोशिश की है जीवन से संबंधित और व्यक्ति से संबंधित बहुत से सवालों को, जो मेरे जहन में हमेशा से रहे। ये मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो मुझे पूर्णता दी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने, वह है इंडियन आर्मी। आज भी मैं इंडियन आर्मी के टाइटल के साथ ही जाना जाता हूँ। मैंने पीएचडी भी की और डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त हुई, लेकिन लोगों ने शायद आज भी मुझे कर्नल के नाम से ही बिल्कुल रेफर किया हुआ है और मुझे उसमें आंतरिक खुशी होती है। मेरी जो अपनी एक व्यक्तित्व बना है वह इंडियन आर्मी के सांचे में बना है, और उससे निकलकर मैंने और जहाँ जहाँ भी काम किया उसमें उस आर्मी का जो इम्प्रिंट था, उसकी छाप, उसका जो उसकी छाप influence छोड़ते है, गए। हाँ, वो छाप छुटती चली गई। मेरा शायद उसमें रोल कम और आर्मी का रोल ज़्यादा। बिल्कुल। और रही बात कि आर्मी के बाद में क्या किया, देखिए एक स्टेज ऐसी आती है हर इंसान की, आर्मी के अंदर भी हर व्यक्ति सबसे ऊंचे पद तक नहीं पहुंच सकता। एक स्टेज आती है जबकि हमको लगा कि अब आर्मी में हमने जो किरदार निभाना था, जो एक अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर जो रोल होता है, आप जानते ही हैं सारी बात, क्योंकि आप खुद आर्मी के एक अच्छे और उच्च पद पर रहे हुए ऑफिसर रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड आप भी रहे हैं, आप आर्टिलरी से लेकर एयर ओपी तक, एविएशन तक आपने छलांग लगाई, और एविएशन में आज तक आप उसके कारण एक्टिव हैं। बिल्कुल। तो आप जानते हैं कि एक स्टेज आई जब मुझे लगा कि अब एक यूनिट कमांड होने के बाद में जो एक सपना होता है एयर ऑफिसर का, छोटी हो या बड़ी हो, वह पूरा होने के बाद मुझे लगा कि ज़िंदगी की अपनी एक मियाद है, और ज़िंदगी के अंदर आर्मी जो है वो एक उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अदरवाइज सारे भारत में इसी तरीके का ट्रेंड नहीं है जैसा कि आर्मी में। बिल्कुल। तो मैं, क्योंकि एक उम्र तक, एक अच्छी उम्र तक हमने आर्मी से पहले शिक्षा पाई थी, ग्रेजुएशन किया, तो यह मालूम था कि बाहर बहुत चैलेंजेस हैं और बाहर की दुनिया ही एक्चुअली में असली दुनिया है। बिल्कुल। तो मुझे चैलेंज लेने का थोड़ा शुरू से शौक रहा है। ये एक तो आपको यू टुक ए प्लंज। जी, तो आई डिसाइडेड टू टेक ए प्लंज इन द रियल वर्ल्ड। सही बात। और जब मैं रियल वर्ल्ड में आया तो सबसे पहले एक ट्रेंड चल रहा था उस समय 2008 और 9 में कॉर्पोरेट ज्वाइन करने का, बड़ी सफलता के साथ। अच्छी डिमांड थी। बड़ी अच्छी डिमांड थी साहब, बड़ी सफलता के साथ कॉर्पोरेट में मैं एक जनरल मैनेजर बना, एक वो स्टील प्लांट का। खैर, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसिज्म करने के लिए आज आपके साथ नहीं बैठा हूँ, मैं तो एक आपको यात्रा बता रहा हूँ कि कैसे हुई। वहाँ से हटकर हमने एजुकेशन के अंदर, मुझे कम्युनिकेशन का शौक़ था, लोगों को अपने विचार बताने का शौक़ था। शायद घर में सुनवाई कम होती थी तो बाहर जाकर स्टूडेंट्स को एड्रेस करने का एक दारोमदार मैंने उठाया, और मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़
शारदा यूनिवर्सिटी, शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में मिली, जिसका मैंने भरपूर लाभ उठाया। इसके साथ साथ ही फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास क्रेडेंशियल्स हैं जिसमें मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर था। मैंने LLB किया हुआ था आर्मी में जाने से पहले। मैंने अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट की 2015 से, और इसी ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट की। और जब मैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में गया, यमुना प्राधिकरण में गया, तो मुझे उन्होंने हाथों हाथ अपने लिया और उन्होंने मुझे लिस्ट किया कि आप हमारे एडवोकेट रहेंगे मैटर्स के लिए। फिर मैंने इसी समय LLM किया। मुझे मेरे आप जैसे साथियों ने प्रेरणा दी कि अब इस फील्ड में आए हो तो सबसे ऊंचे दर्जे तक जाओ। सही बात है। तो मेरे एक साथी रहे हैं डॉक्टर प्रदीप कुलश्रेष्ठ, डीन थे स्कूल ऑफ लॉ शारदा यूनिवर्सिटी में। उन्होंने मुझे PhD करने के लिए प्रेरित किया। मैंने वो प्रेरणा स्वीकार कर ली। अब कोरोना भी आ गया बीच में, और तकरीबन आप तो जानते हैं 2020-21 काफ़ी ग्रसित रहा। बहरहाल ये सब होने के बावजूद भी PhD 2024 में कंप्लीट हुई। कहाँ से किया था आपने PhD? मैंने सब ये किया शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। तो आपका शायद सवाल ये आता है कि ये सब्जेक्ट जिस पर किया ये कैसे चूज हुआ? अंडर ट्रायल वाला, बिकॉज ये तो सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोग बात भी नहीं करना चाहते। लोग अंडर द कारपेट वाली बात है। अंडर द कारपेट है इसमें, क्योंकि अंडर द कारपेट इसलिए है कि बहुत सारे किरदार हैं स्टेट ऑर्गन्स के जो कि जिम्मेवार हैं। तो मैं कहूँगा कि कुछ बड़े ही एमिनेंट स्कॉलर्स और एजुकेशनिस्ट वहाँ बैठे हुए थे जब ये PhD के सब्जेक्ट अलॉट हो रहा था। तो उन्होंने मेरे को देखकर यह कहा कि आपके पास एक एक्सपीरियंस है, आर्मी का एक्सपीरियंस प्लस कॉर्पोरेट का, प्लस आप एक एक्टिव प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, तो आपको हम एक सब्जेक्ट सजेस्ट करते हैं, क्या आप इसको लेना चाहेंगे? ये सब्जेक्ट है जो डिस्कस तो सब करते हैं अंदरूनी खाने, मगर ये it has not come to the fore, it has not come in the society, in the public domain with the authority of research। तो उन्होंने मुझे ये सब्जेक्ट की अंडर ट्रायल, हाँ, लोग सुनी सुनाई जानते हैं, उड़ती उड़ती उसमें खबर होती है कि अच्छा भाई वो इतने साल से जो है जेल में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, उसका क्या हो रहा है, और कभी कभी सुनवाई भी नहीं होती है, लोग ऐसे स्टेज में रहते हैं, लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो ऐसा सब्जेक्ट जो है आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा हो? चैलेंजिंग क्या साहब, जैसे मैंने कहा चैलेंज स्वीकार करने की टेंडेंसी शुरू से थी। तो मैंने उनके सब्जेक्ट को तुरंत सजेस्ट किए, सब्जेक्ट को चूज कर लिया। और जब मैंने उस पर स्टडी स्टार्ट की तो बस मैं यही कह सकता हूँ, मैंने यह भी देखा कि क्या हमारे कानून के निर्माता, क्या हमारे संविधान के जो संरक्षक थे जिन्होंने संविधान को एक रूपरेखा दी, क्या उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा था? तो मैंने ये पाया कि सब कुछ सोचा गया था, बिल्कुल सारे कुछ अरेंजमेंट्स किए गए थे, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन में फेल हुए। मतलब सर इन पहलुओं पर भी विचार किया गया था उसमें? बिल्कुल किया गया था। और हम ये कहें कि हम अक्लमंद हैं आज कि हमने पहली बार इस सब्जेक्ट को खोज किया है। तो हमने खोज ये की है कि सारे प्रोविजंस होने के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन जहाँ होना था वहाँ पर हम बुरी तरह से फेल हुए, असफल हुए। आपको याद दिलाता हूँ, अभी 4-5 दिन पहले पेपर में आपने पढ़ा होगा, CGI ने कहा कि जो लोग बिना मुकदमों के फाइनलाइज हुए जेलों में रहे और सजा से भी ज़्यादा समय वो जेलों में व्यतीत कर चुके, ये एक तरह का क्राइम है। क्राइम, बिल्कुल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, एक्चुअली क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो सर मैं बस आपको शॉर्ट में सेटिस्फेक्शन के तौर पर ये कह सकता हूँ कि यह स्टडी मैंने 3 जेलों, मंडोली दिल्ली, दासना जेल गाजियाबाद और लुक्सर जेल ग्रेटर नोएडा, और इनके अंडर ट्रायल्स को लेकर तमाम वकील, जज, पुलिस, जेल स्टाफ और अंडर ट्रायल्स स्वयं किन परिस्थितियों में मैंने इस स्टडी को किया, वो अपने आप में एक बहुत माइंड बॉगलिंग एक्सपीरियंस था। क्योंकि कोरोना का तो पीरियड था ही, साथ में आप समझेंगे इस बात को कि कोई भी जेल आपको अंदर जाने के लिए बिल्कुल बहुत आसानी से परमिट नहीं करने वाले। तभी तो मैं आपको धुरंधर कह रहा हूँ। हाँ, मैं धुरंधर उनके इलाके में घुस करके और उनकी ही गलतियाँ निकालना और उसमें से जो है
आपने तो इसमें काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स भी दिए हैं जो कि जो है अपने आप में बड़ी चीज़ है। स्टेटस दिए हैं, लेकिन आपने क्योंकि अब धुरंधर की बात कही तो चलिए मैं धुरंधर से रिलेटेड बात बताता हूँ कि क्या हुआ, कि तरीका कैसे निकला। समथिंग इंटरेस्टिंग टू वो इंटरेस्टिंग घुसे कैसे उसमें। और आज हो सकता है कि उस बात को सुनकर कुछ लोग अचंभित ना हो जाएं कि जब ये जेल से अंडर ट्रायल्स को लाया जाता था गाड़ी में, तो वो कोर्ट में एक तरीका होता है, उनको पहले हवालात में बंद किया जाता है। अच्छा। और वहां से फिर नंबर जैसे जैसे कोर्ट्स में उनकी सुनवाई है उस तरीके से उन्हें भेजा जाता है। तो साहब मैंने हवालात में तैनात पुलिस वालों के साथ एक समझौता किया, सांठगांठ किया। मैं ये शब्द नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि क्योंकि मैं एक वर्क कर रहा था तो मुझे एक समझौता उनके साथ करना पड़ा, उन्हें पर्पस बताना पड़ा। बहुत बेचारों ने डरे हुए और कभी कभी हिचक के साथ मुझे वो एक्सेस दिया कि मैं हवालात में खड़े हुए अंडर ट्रायल से बात कर सकूं, क्योंकि हालांकि उनकी मौजूदगी में ही किया आपने ये सब। नहीं, मौजूदगी तो थी, वो सब समझ रहे थे कि एक बहुत ही कोई अच्छा उद्देश्य है जिसके लिए शायद ये कर रहे हैं, और उन्होंने स्वीकार भी किया कि साहब बहुत कुछ गलत हो जाता है। लेकिन हम देखिए किसी चीज़ के ऊपर एक व्यू बना कर नहीं चल सकते। रिसर्च स्टडी में हमको एक बैलेंस अप्रोच के साथ में ही कर सकते हैं। सारे पहलुओं पर जो है, सारे पहलुओं पर हम ये कहें कि स्टेट ही गलत है, ये भी नहीं है। हम उसमें देखना चाहेंगे कि क्या ये डेलिबरेटली हो रहा है या आउट ऑफ द वे जाकर कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, या ये परस्पर विरोधी एक अप्रोच के साथ में वकील, जज, पुलिस पारस्परिक एक सहयोग नहीं है कि हम किसी मैटर को सही तरीके से हल कर सकें। कि कोई ना कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आज तक आप लोगों ने जनरली पुलिस के बारे में तो क्रिटिसिज्म किया होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर नाम का एक अपॉइंटमेंट होता है, एक डेजिग्नेटेड पोस्ट है जिसको कि सरकार पैसे देती है, एम्प्लॉयड है, और वो एम्प्लॉय है और उसका काम है कि पुलिस की मदद करना। तो क्या पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का समन्वय है? क्या वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्रॉम द बिगिनिंग इस मैटर में जब से एफआईआर इनिशिएट होती है वो इन्वॉल्व है? क्या उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कोई अकाउंटेबिलिटी है? हाँ, और उसने अपने दायित्व को सही ढंग से निभाया है? जी। तो वो सारी बातें मैंने इस बुक के अंदर कवर की हैं। और स्टैटिस्टिक्स की बात यह है सर कि हम तो आर्मी में ही सीखे हैं कि कोई भी बात कही जाए या की जाए तो उसका एक पूरा आकलन होना चाहिए। बिल्कुल। और किसी भी बात को ऑफ द रिकॉर्ड से अपनी प्री कंडीशनड माइंड के साथ, बिल्कुल, या एजम्पटिव अप्रोच के साथ हम नहीं कह सकते। सही बात है। तो इसीलिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुआ, और मुझे खुशी है कि मुझे वाइस चांसलर NLU ने इस बात के लिए कॉम्प्लीमेंट किया। जिन लोगों ने इसको अप्रूव किया उन लोगों ने भी कहा कि शायद लॉ में स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कभी कभी हुआ है, और ये उनमें से एक वर्क है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आपकी इस किताब के बारे में और कुछ सोशल जस्टिस और दूसरी चीज़ों के बारे में हम किसी और एपिसोड में डिटेल में बात करना चाहेंगे, क्योंकि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और पब्लिक के नॉलेज में भी होना चाहिए ये सब। लेकिन इधर बीच में देख रहा हूँ कि कर्नल साहब आप तो जो है पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे देखते हैं, कहीं और देखते हैं, गांव में ज़्यादा दिखते हैं आप, हम ग्रेटर नोएडा में कम दिखते हैं। कभी उनके साथ होली खेल रहे हैं लोगों के साथ में, कभी कुछ कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है? क्या आप वापस गांव में तो ये आपने फिर कहीं ना कहीं धुरंधर के किरदार को लाके जोड़ने की कोशिश की है। तो मैं आपसे यकीन दिलाता हूं कि कोई गुप्त कार्रवाई नहीं चल रही है। आप तो जानते हैं गांव की ओर लौट रहे हैं। हाँ, गांव की ओर लौट रहा हूं, या गांव से के साथ में मैं रिकनेक्ट हो रहा हूं। बिल्कुल। या कहना चाहिए कि अपनी जड़ों में जा रहा हूं। सही बात है, यही शायद आप कहना चाह रहे हैं। तो मैं आपको एक दो बात जरा सी कहना चाहूँगा कि आपने देखा हम सेना में जब रहे तो आम तौर पर हमारे परिवारों ने, हमारे दोस्तों ने मूल जगहों पर यही सोचा कि हम अर्बनाइज्ड हो चुके हैं, हम मॉडर्न लोग हैं और हम शायद शहरों में रहने के आदी हैं। उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की सेना में हम हिंटरलैंड यानी कि जो अंदरूनी एरिया हैं उन्हीं में ज़्यादातर समय व्यतीत किए। बिल्कुल। बॉर्डर पर जहां अनसीमेंटेड
और अनकॉन्क्रीट एरिया होता है, जलवायु जहाँ जहाँ आने जाने के लिए बसों का भी इंतजार करना पड़ता है घंटों घंटों। घंटों क्या, हमने तो पैदल यात्रा खूब की है। और जलवायु की आंचल में, खेतों में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर के उन खेतों में जहाँ पर कि पंजाब के कुछ लोग अपने मकान बनाकर कनाडा चले गए, उन मकानों में भी आपको याद होगा हम रुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने तो ज़्यादातर समय खेतों में बिताया सर। आज मैं आपके साथ बैठकर उनके लम्हों को याद कर रहा हूँ कि ये बात सही है कि हिंदुस्तान की आर्मी ने हमें पूरा हिंदुस्तान को दिखाया, पूरा परिप्रेक्ष्य समझा दिया, और हम लोगों ने एक बहुत उच्च दर्जे की लाइफ पैटर्न को लीड किया जहाँ जहाँ मौका मिला। लेकिन कहीं पर भी हम अपनी ज़मीन से नहीं कटे। सही बात है। और होता क्या है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं पर बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने साथियों के साथ रहने के कारण शहरों में अपने अपने घरों को बना लेते हैं, वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। तो मेरे मन में भी विचार आया कि अपने पैतृक जगह के आसपास ही कहीं पर मैं अपना आगे का निवास स्थान तय करूँ। तो वो तो रही वजह ग्रेटर नोएडा में आने की। बच्चों की अब जॉब लगना, उनकी एजुकेशन होना, वो सब वो कंप्लीट हो चुका है, एक जिम्मेदारी हो चुकी है। वो सब न्यू दिल्ली के आसपास आपको पता ही है कि यही एरिया है जो जॉब ओरिएंटेड एरिया है। हालांकि बहुत अफसोस की बात है कि जॉब एक लिमिटेड एरिया में क्यों है वो तो फिर हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन पैतृक जगह से जुड़ना और विरासत और पहचान, इसके साथ में जीना की टेंडेंसी मेरे खून में थी। सही बात है। और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 96 में अगर आपने एक मूवी देखी हो विरासत, अमरीश पुरी साहब और ये किरदार थे उसमें बेटे जो थे वो अनिल कपूर साहब। तो साहब उसमें ये अमरीश पुरी गांव के एक बड़े प्रमुख व्यक्ति जो गांव का भला चाहते थे और गांव का भला वो अपने परिवार की तरह चाहते थे। और जब चैलेंजेस आए और उनको शायद उम्र का और पारिवारिक लड़ाई झगड़ों का सब आभास हुआ, तो उन्होंने यह चाहा कि उनका लड़का आकर उनकी इस विरासत को, विरासत पारिवारिक संपत्ति नहीं, विरासत गांव की पहचान और गांव की जो औकात और गांव का जो एक स्वरूप है उसको नया रूप दे अपने शिक्षित होने के कारण। और ये उन्होंने चाहा, और उस लड़के ने अपने लव को, अपने जो जिसके साथ उनका लव अफेयर था, वो बच्ची जो है वो अर्बन एरिया की थी, उसको भी छोड़ते हुए उसने गांव में आना और अपने बाप की पगड़ी को पहनना स्वीकार किया। उस मूवी को देखकर मैं आज भी बेहद इमोशनल हो जाता हूँ। मैंने कई बार उस मूवी को देखा। हिंदुस्तान की संस्कृति का एक उच्च कोटि का प्रदर्शन उस मूवी में है। और बड़ी मजे की बात यह है कि वह बच्ची जिसके साथ उसका लव अफेयर था, वह आकर स्वयं उसने उसको प्रेरणा दी कि तुम ये अपने बाप का सपना पूरा करो। मेरा एक कहना है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये ठीक है मूवी है, इमोशनल एस्पेक्ट है, और हम लोग दोनों भी इस बारे में एग्री करते हैं कि गांव में ही हमारी जो है विरासत है, और हिंदुस्तान भी अभी भी गांव में ही बसता है। लेकिन आप दोबारा जब अभी जो है रिकनेक्ट होने के लिए जब वहाँ पे गांव में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं तो ठीक बोलते हैं, हम लोग कृषि प्रधान देश है हमारा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा लोग जो है वो खेती में ही इन्वॉल्व हैं, क्योंकि गांव में आपके कौन सी इंडस्ट्री है, कौन से कारखाने हैं, हार्डली कुछ, ठीक है। तो जो इसको देख के आपको लगता है कि जो है जो लोग पढ़ लिख करके लोग गांव में वापस आना चाहेंगे आज की परिस्थिति में? हाँ, तो ये आपके सवाल के अंदर तो बहुत सारे जवाब देने पड़ जाएंगे। इसलिए तो सवाल आपने संक्षिप्त तौर पर किया है, लेकिन उसके अंदर भावनाएं बड़ी विस्तृत हैं, तो कई सारे जवाब देने पड़ेंगे। मगर मैं बहुत फिर भी छोटे में पहले ये कहना चाहूँगा कि फ़र्क है कि मेरे में और मेरे बेटे में। अब मैं अपने दायित्व पूरे कर चुका हूँ। उनको पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर उनको खड़ा करने का जो मेरा एक दायित्व था प्राइमरी, वो कर चुका। लेकिन क्या मैं अपने परिवार के साथ ही सीमित रह जाऊं?
क्या मैं अपने बेटे के और बेटे के बेटे के और मेरे जैसे और उस बेटे जैसे और जो हमारे परिवार के बच्चे हैं जो अभी या गांव में हैं, जो अभी भी गांव में हैं, क्या मैं उनकी तरफ अपने दायित्व को पूरा ना करूं? बिल्कुल। क्या मैं ना चाहूं कि कल को गांव का ऐसा स्वरूप हो कि जो मेरे बेटे हों या मेरे जानने वाले हों या मेरे गांव के बच्चे हों जो सर्विस में हैं, आज भी बहुत से बच्चे हैं जो सर्विसेज में हैं, सोल्जर्स बने हैं, सिपाही हैं, आईटीबीएफ में गए हैं, खासतौर से फोर्सेस में गए हैं, शायद कह लीजिए आपकी शारीरिक क्षमताओं के कारण वो बेहतर तरीके से फोर्सेस के अंदर जा सके। क्या मैं उनका भविष्य अपनी शिक्षा से, अपने अनुभव से उनको सुधारने की कोशिश ना करूं? बिल्कुल। मैं जानता हूं कि मैं अकेला हूं, लेकिन मैं अपनी एक छोटी यूनिट का दायित्व तो संभाल सकता हूं। सही बात है। और मैं महात्मा गांधी जी के उस सोच से, खासतौर से इस सोच के साथ तो मैं पूर्णतया उनसे कंसर्न रखता हूं, बाकी बहुत जगह विरोध हो सकता है, कि गांव एक यूनिट होनी चाहिए, अपने आप में संपूर्ण एक ऐसी यूनिट जिसमें कि ना रोजगार की समस्या किसी को हो, ना शिक्षा की, ना मूलभूत आधारभूत जो सुविधाएं होती हैं उनकी। बिल्कुल। आफ्टर ऑल ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कि शहर में बिजली होगी और गांव में बिजली नहीं होगी? हाँ, एक्चुअली मैं रोकना चाहूँगा यहाँ पे, जो गांव से जो शहर की तरफ जो पलायन होता है वो अच्छे रोजगार के लिए होता है, अच्छी जिंदगी के लिए भी होता है। ठीक है। जिनके पास गांव में पैसा होता है वो सोचते हैं कि पैसे होने के बावजूद भी जो है उनको एक अच्छी ज़िंदगी गांव में नहीं मिल पाती। वो सोचते हैं कि शहर में चलो, बिजली पानी सब कुछ वहाँ बेहतर है, वो अपनी वो छोड़ के ज़मीन ज़्यादा छोड़ करके वो शहर में आते हैं। लेकिन अगर उनको वही सुविधा वहाँ मिले तो वहाँ रहेंगे और बल्कि और 4 रोज़गार पैदा करेंगे। कर्नल मौर्य सर, ये विषय जो आपने आज मेरे साथ में उठाया है ये बहुत लोगों की आंखें खोलेगा, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि आप भी इस मामले से वाकिफ़ हैं और मैं अब पिछले करीब 1 दशक में गांव से इतना जुड़ चुका हूं कि मुझे वहां की कण कण से कुछ आवाज़ आती है। जैसे मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने घर को, चाहे वह झोंपड़ी क्यों ना हो, छोड़कर नहीं जाना चाहता है। सही बात है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जवान व्यक्ति अपने माँ बाप को, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं चाहता है। वह अगर छोड़ेगा तो उसके पीछे कुछ वजह होंगी। वजह होगी कि उसके पास में रोजगार नहीं है, उसके पास में मूलभूत सुविधाएं नहीं। हम इसको मूलभूत सुविधाएं बोलें। सही। अच्छी जिंदगी और बुरी जिंदगी का तो मैं ये कह सकता हूँ कि सच में अच्छी जिंदगी आज भी वही जी रहे हैं। ये बात सही है। अच्छी जिंदगी जिसको कहते हैं क्वालिटी लाइफ। जलवायु के बारे में मैं कहूँगा कि देखिए, गांव में जहाँ छाया है वहाँ धूप भी है। आप जलवायु बहुत बढ़िया है, पानी ऐसा कि जिसको आप कहें कि मीठा पानी, लेकिन साथ में वहाँ पर नालियों में कीचड़ भी है। बिल्कुल। अब देखिए, वहाँ का विरोधाभासी जो स्वरूप है वो मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से वहाँ पर्यावरण अनुकूलता है मगर तालाब गंदे हैं। एक तरफ पानी मीठा है लेकिन तालाब गंदे हैं। किस तरह से वहाँ पर व्यक्ति बहुत सरल है, मगर व्यक्ति इतना सरल है कि उसको कभी भी बरगलाया जा सकता है। ये भी बात सही। और किसी तरह का कोई झगड़ा भी नहीं होता, सब परिवार की तरह रहते हैं, मगर खेत की मेड़ के ऊपर एक दूसरे का कत्ल भी करने को तैयार है। अब ये कितना विरोधाभासी है। इसका मतलब है कि कहीं पर एक जो बेसिक समझ होती है, या कहिए कि शिक्षा का होना, शिक्षा का जो अभाव है, उससे ग्रामवासी त्रसित हैं और वह ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बहुत से लोग, अच्छा शब्द नहीं है दलाल, ऐसे वहां पर पहुंच चुके हैं जो कि उनकी जमीनें बिकवा सकते हैं, उनके घरों में झगड़े करा सकते हैं, उन्हें जाति पाति के एक विषैले रूप में उन्हें ढाल सकते हैं और उस विषपाश में उनको जकड़ सकते हैं, जिसमें वह अपना भाईचारा, अपनी सभ्यता, अपनी सरलता, अपनी संस्कृति को सब कुछ भूल जाते हैं। ये ऐसा मैंने पिछले 1 दशक में महसूस किया कि गांव के इस सरलता को, गांव के इस परिवार वाले एक स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है। लोगों ने इतना विषैला कर दिया है कि अगर हम जैसे लोग, जिन्हें हिंदुस्तान की आर्मी ने तैयार किया, बहुत कुछ खर्चा करके, बहुत कुछ
प्रेरणा देकर, तो हम जैसे लोग भी अगर वहाँ नहीं पहुँचेंगे और लोगों को नहीं समझाएंगे, तो चाहे हम छोटे रूप में ही कुछ सेवा कर सकें, हमें करनी होगी। और फिर हम स्वार्थी हैं, हम तो अपनी पैतृक जगहों से जुड़ रहे हैं, और साथ साथ अगर हम अपने पड़ोसी का और अपने गांव वालों का भी भला कर सकें तो क्यों ना करें। बेसिकली चैरिटी बिगिंस एट होम सर। तो और हर चीज़ आपका गांव आपका घर है? मेरा गांव यहाँ से करीब 75 किलोमीटर है सर। मैं गांव के 3 चक्कर भी एक दिन के अंदर लगा चुका हूँ। अच्छा। और जब जरूरत पड़ी तो मैं सुबह 6 बजे गया। अभी आपने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर ने 28 मार्च को जेवर में एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया। कुछ लोगों ने चाहा कि मैं वहाँ जाऊँ और बस को झंडी दिखाऊं। जहाँ लोग कुछ कहते हैं, चाहे तो विवाह हो, चाहे कोई खुशी का मामला हो, तो वहाँ मैं मना नहीं कर सकता। मैं सुबह 6 बजे निकला, 7:30 बजे झंडी दिखाकर, और मैं खुद स्वयं गाड़ी लेकर अपनी बाद में वहाँ उस समारोह में पहुँचा। सवाल ये है कि आप कैसे गांव के व्यक्तियों के ऊपर इन्फ्लुएंस छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो चला है कि आप शिक्षा के कारण अब उनसे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। आप आगे आने वाली जो पौध है, जो बच्चे हैं, जो प्राइमरी स्कूल से या अब 9th 10th और 11th 12th तक आकर, उन्हें प्रेरणा कौन दे? यहाँ आकर रास्ते रुक जाते हैं। यहाँ आने के बाद में उस बच्चे को यह नहीं पता चल पाता अपनी प्रतिभा के मुताबिक कि वो अब किस रास्ते को ले। अगर आप ये कह रहे हैं कि शहर में बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और गांव के बच्चे कम बुद्धिमान हैं, तो मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं। मैं कहूंगा कि मुझे अगर कोई टीम दी जाए तो गांव के बच्चे शारीरिक रूप से मजबूत हैं, अपने ध्येय में भी वह ध्येय में भी बहुत मजबूत है। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि वो स्किल्ड हैं। देखिए, उनके घरों में काम हाथ से होता रहा है, और गांव में बच्चे जो हैं वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जानते हैं स्किल के तौर पर जो हमारे शहर के बच्चों को मौका ही नहीं है। अब शहर के बच्चों को हो सकता है बहुत अच्छा क्लासरूम तो मिल जाए, और हो सकता है बहुत अच्छा टीचर मिल जाए। अब गांव के बच्चे की प्रतिभा तो है, लेकिन ना तो बहुत अच्छा स्कूल का कमरा है, ना बहुत अच्छी गाइडेंस है, ना बहुत अच्छे टीचर हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर प्रतिभावान लोगों ने गांव में जाने में थोड़ा सा संकोच किया। सही बात। अब इस प्रथा को सर हम और आप ही तोड़ेंगे? बिल्कुल, कोई तो शुरू करे। आपने अच्छा बीड़ा उठाया है। मैं तो अपनी नैतिक कर्तव्य, बिल्कुल अपना नैतिक कर्तव्य मानता हूँ। ये मेरी मूल्य है, मेरा विश्वास है, और मेरी शिक्षा मुझे ये प्रेरणा देती है कि तुम अपनी जड़ों को सींचो, जो पेड़ निकलेगा वह फल देगा। अब हम इस पर आते हैं कि गांव में जो सबसे बड़ा रोज़गार प्रदाता है, जो जहाँ की आपकी जॉब्स हैं, बेसिकली लोग जो काम करते हैं, वो किसानी है, खेती किसानी। और खेती किसानी जहाँ तक है, वो एक आज की तारीख में एक तरह से श्राप बन गया है, अगर मैं सही बोलूँ तो। जितने सारे जो है आपके सुसाइड हो रहे हैं, और लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, और तमाम दिक्कतें हैं। आपने इतने सालों में अभी जब दोबारा जुड़ने के बाद में चीज़ें देख ली होंगी, आपका क्या विचार है इस पर, और आप क्या समझते हैं इसको किस तरह से जो है सुधारा जा सकता है? बड़ा मजबूत सवाल है सर, और इस सवाल का जवाब भी उसी मजबूती के साथ मेरा ख्याल है आना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा शुरू से एक नारा रहा है कि भारत किसान और गांव, किसान और जवान की तुलना की, हम तो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, और भारत गांव में बसता है। शुरू से ही हमने ये सुना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राजनेताओं ने नारों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, क्रियान्वयन के ऊपर कम। बिल्कुल, भारत को गांव में छोड़ दिया और इंडिया को शहरों में ले गए। आप मेरी बात का बिल्कुल सही है तात्पर्य मेरे ख्याल में निकाल लेंगे कि भारत छूट गया गांव में और इंडिया चला गया शहरों में। ये शहरी विकास किसने मना किया कि नहीं होना चाहिए था? किसी देश का अगर आपको उद्धार करना है तो एक समान तौर पर उसका डेवलपमेंट करना होगा, ना कि एक तरफा।
शहरी विकास साथ है, ग्रामीण विकास भी होना चाहिए। शहरी विकास गांव की कीमत पर तो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। आपने जब शहर के अंदर कंक्रीट जंगल बनाकर छोड़े हैं, आज आप देखिएगा कि वो भूमि है किसकी? वह किसान की भूमि, वह खेतीहर भूमि जिसके अंदर फसलें लहराती थीं, आज वहां पर पूरा गुरुग्राम बन गया। आज वहां पर पूरा ग्रेटर नोएडा खड़ा हुआ है और यहाँ के जो किसान थे वह अपनी जमीनों से वंचित आज मोहल्लों में लेन्स और बायलेंस में कुछ ऊंचे मकान पैसे के कारण बनाकर बैठे हुए हैं, मगर अब किसान नहीं रहे। आपने उनसे उनके हक छीन लिए। क्या हमारे पास में धरती इस तरह से उपलब्ध नहीं थी कि हम खेती की जमीन को शहरीकरण में इस्तेमाल न करते हुए ऐसी जमीन जो कि फालतू थी, ऐसी जमीन, देखिए नुकसान तो होगा ही, जमीन तो जाएगी ही जब शहरीकरण होगा, लेकिन क्या सीधे खेती की जमीन पर आक्रमण करना था? आपने कहा किसान, अब किसान है कौन? एक गांव के अंदर क्या किसान वह है जिसके पास जमीन है? मैं समझता हूं कि गांव का हर व्यक्ति जो उस खेत के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो पानी लगाने वाला हो, चाहे वो फसल काटने वाला हो, चाहे वो गोबर को बुग्गी में लादकर कहीं पर खाद बनाने का काम कर रहा हो, वह हो, हर व्यक्ति जो खेत से जुड़ा हुआ है वह किसान है। किसानी से वह गांव चलेगा। अब गांव का आप शहरीकरण तो नहीं कर सकते सर। अब किसी भी गांव में लघु उद्योग, किसी गांव में मत्स्य उद्योग, मुर्गी पालन या कोई भी छोटा उद्योग, चाहे तो कुल्हड़ बनाने का उद्योग, अगर यह सब भी हो तो वो है तो किसान के दायरे में ही। बिल्कुल। कि अगर जमीन समाप्त होने लगेंगी तो किसान समाप्त हो जाएगा। अब मेरे पास में पैतृक संपत्ति के नाम पर बाग हैं, मैं आपको कहूँगा कि मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट पर बागों को देता हूँ, तो असल में किसान कौन है? मैंने तो देकर और तिलांजलि दे दी, लेकिन किसान कौन है? किसान तो वह ठेकेदार है या उसकी वह वर्कफोर्स है जो उसमें स्प्रे कर रही है, पानी लगा रही है, जड़ों में खाद दे रही है, उसकी देखभाल कर रही है, फल तैयार होने पर और फल दिया, और हम जो है कहीं पर साइड में बैठे हुए हैं और हम किसानी एक्चुअल नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या है सर कि किसान का जो आपने जो कुछ फांसी लगाने की बात और कुछ ऐसी बात कही, वो इस कारण है कि एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रूप में हमने खेती को और किसान को छोड़ दिया। क्यों अनऑर्गेनाइज्ड है, इस पर आपने कुछ विचार जी किया? वो तो मैंने बहुत विचार किया है। वो सवाल आपके जैसे जैसे आपके आते रहेंगे, मैं उन सवालों के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा जवाब दूंगा। मैं उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात भी कहूँगा और मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन पहले ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सुसाइड अगर करता है तो उसके पीछे कुछ वजह हो सकती है। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी समाप्त नहीं करता। जब किसी किसान के ऊपर इतना कर्जा हो जाएगा, और वह कर्जा क्यों हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि वह अनाप शनाप खर्चे कर रहा था, इसलिए हुआ कि सर कि जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वह उसको किसी भी तरह से प्रॉफिट के लेवल तक पहुंचा ही नहीं पा रही है। और उसका भी परिवार है, उसकी भी बच्चियां हैं, उसके भी विवाह होने हैं, उसे भी उसी हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ ही जीना है। तो वह क्या करे? हर व्यक्ति बहुत स्ट्रांग विल्ड नहीं हो सकता, कुछ लोग कमजोर भी हो जाते हैं। और ये जहाँ तक लोन की बात रही, ये लोन अपने आप में एक मिसनॉमर है सर। ये सिर्फ कहना चाहिए कि दिखाने के दांत और खाने के दांत और वाली युक्ति के ऊपर है। ये लोन इतना अच्छा खासा भारी है कि वह किसान लोन को चुका ही नहीं पाएगा। उसी प्रकार से जैसे साहूकार के रजिस्टर में जब उसका नाम चला जाता था तो फिर वो कभी कटता नहीं था। ग्रामीण बैंक, कृषि बैंक, कृषि लोन और सरकारी बैंकों के लोन, क्या ये सब जो है किसानों की मदद नहीं कर सकते? सर मदद तो साहूकार भी कर रहा था। आपने तो मदर इंडिया देखी है। बिल्कुल। मुझे तो नहीं लगता कि 60s की मदर इंडिया में और आज के बैंकों की स्थिति में या उनके एटीट्यूड में कहीं पर कोई फर्क आया है। नहीं, मैं तो एक और उसमें आऊँगा। साहूकार आपने बोला, आज की तारीख में तो किसान अपना जो भी उसकी उपज है वो तो मंडी में बेचता है, तो मंडी में भी तो लोग बैठे हैं, वही साहूकार है ना मंडी में। मंडी का विषय बिल्कुल एक अलग तरीके से हम अगर इसको चर्चा कर लें, क्योंकि मंडी तो अपने आप में साहूकार का भी एक बहुत ही विकृत रूप है। और मैं यही कहूँगा कि 60s से लेकर आज तक
सिर्फ नाम बदले हैं, रोल बदले हैं, किरदार बदले हैं, लेकिन किसान अकेला है जो इन सब से जूझ रहा है। आज भी किसान को कोई रिलीफ नहीं है। ये सब जो है कागजी बातें हैं। मैं ग्राउंड के ऊपर मैं साबित कर सकता हूं कि आप ये देखिएगा कि कोई भी लोन किसान को मिलता है तो कैसे मिलता है, लोन मिलने का पर्पस क्या है। लोन इसलिए तो मिलता है कि किसान की फाइनेंशियल हालत, उसके जो आकलन किए गए हैं उससे साफ जाहिर है कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी भारी पड़ रही है। लेकिन वो प्रोडक्शन कॉस्ट किस लिए भारी पड़ रही है? फिर हम उस रिवॉल्यूशन में आ जाएं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में क्या हुआ? नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट में तो हम सबसे पहले तो एमएसपी की बात करते हैं, क्योंकि एमएसपी सरकार डिसाइड करती है, ठीक है, और उस पर वो भी उसको एक्चुअल में उसको मिलती नहीं है, या कितनी प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे होती है? सर एमएसपी जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो मंडी का जो एपीएमसी है, जो संस्था है, ये एग्रीकल्चर की स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट को मंडी से एक सेस मिलता है। हम इन सेंसिटिविटी और असंवेदनशीलता के शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल, हम नहीं जानते हैं कि एमएसपी जो आप पेपर्स में निकलवाते हैं, बड़े बड़े एड्स, उसके बावजूद जो वर्तमान एमएसपी हैं फसलों के ऊपर अलग अलग हैं, वह प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रॉफिट में कहीं पर भी कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं। और आपको एक चीज़ और बताता हूं कि बड़े आश्चर्य की बात है और बड़े ही दुख की बात है कि किसान को प्रॉफिट कमाना या किसान को प्रॉफिट वर्ड यूज करना एक तरह से प्रोहिबिटेड होना चाहिए। नहीं मतलब वो उसका समझा गया है। हाँ, मिलता ही नहीं है उसको, तो मिलता ही नहीं है और उसको ऐसा समझा गया है जैसे कि यह एक अपराध है कि किसान की क्या जिम्मेदारियां नहीं है, क्या किसान के अपने खर्चे नहीं हैं, क्या फसल के अलावा किसान को अपनी भी एक सामान्य जिंदगी, एक सामान्य मनुष्य की जिंदगी जीने का हक है कि नहीं? और एक किसान ही अकेला है जो कि पैदा करता है, लेकिन अपनी उपज का, अपने प्रोड्यूस का जो है वो दाम निर्धारित नहीं कर पाता है, ठीक है। बाकी आप कुछ भी आपने ये कब बनाया, आप इसके जो है प्राइस डिसाइड कर सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। किसान जब कोई चीज़ उगाता है, जैसे आपके साथ डिस्कस हो रहा था कि जो है अगर वो उपज ज़्यादा हो गई दाम गिर जाता है, उपज कम हो गई तो उसको जो है वो तभी कोई खास फायदा उसको होता नहीं है। जी, उसका उदाहरण दूंगा बीच में तो मंडी और आढ़ती हैं। उसका उदाहरण दूंगा सर, एक जैसे अंडर ट्रायल को ये जो विचाराधीन कैदी को सफर होने में कई सारे किरदारों का हाथ है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जजेस हो, एडवोकेट्स हो, चाहे वो जेल स्टाफ, जैसे बता रहे थे जी। उसी तरह से किसान की दुर्गति करने में राजनेता, सरकार, मंडी के लोग और सामान्य लोग भी, हम जैसे लोग भी, जो ठेलों पर खड़े होकर जब पूछते हैं किसी भी वस्तु का दाम, तो हम एक बार भी किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हैं, हम उपभोक्ता के रूप में ही बात करते हैं ना सर। लेकिन हम ये कहते हैं कि किसान जो है वो देश की प्रगति के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाता है, बहुत बड़ा मतलब प्रथम रोल निभाता है सर, और उसको जवान की कैटेगरी में डालते हैं। तो क्या कभी भी हम लोगों ने एक बेसिक शिक्षा कृषि से संबंधित, जैसे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है, इसी प्रकार हर सिटीजन की, हर जन की इस देश में एक बेसिक कृषि से संबंधित भी शिक्षा होनी चाहिए। तब ये पता चले कि यही अकेला जीव है जो अपने संपत्ति को खुले खेत में शाम के अंधेरे में डालकर छोड़कर घर आ जाता है, सुबह ये देखने के लिए कि उसकी फसल सुरक्षित हो, जो कि नहीं होती है, क्योंकि तब तक जानवरों ने, क्योंकि सरकार के कुछ ऐसे अब कहना चाहिए सामाजिक या धार्मिक कुछ उद्देश्य बन गए हैं कि उन जानवरों को कुछ भी नहीं कहना है और उनको वह सब उत्पाद बचा देने का हक है कि चाहे वो किसान की फसल खराब हो जाए, चाहे लुट जाए, चाहे पिट जाए। अभी देखिए, मैं ये एक एस्पेक्ट मैंने आपको ये कवर किया। एक छोटी सी चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, इसी जानवरों की समस्या वाली और किसान का की पूरी पैदावार, पूरी उसकी जो है जो भी वैल्यू है वो खुले में रखा है उसने, ठीक है। एक छोटा किसान, क्योंकि आजकल परिवार बहुत बड़े नहीं रह गए हैं, गाँव में भी लोग चले जाते हैं बाहर, तो मियाँ बीवी, ठीक है, पति पत्नी, उनके पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, शायद स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ठीक है, और उनकी खेती है,
कोई भी एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ जो भी है वो कर रहे हैं। अब छोटा किसान जो है वो अपने खेतों की रखवाली नहीं कर पाता है, वो दिन भर काम करता है, उसको रात में आराम भी करना है, लेकिन वो जो है कोशिश करता है कि जा कर के वहाँ पे जो है खेत में भी जा कर के वो अपना चारपाई लगा के सो जाता है कि भाई कम से कम जानवर ना आए, ठीक है। लेकिन आप सोचिए 24 घंटे वो काम कर रहा है और उस तब भी उस पर जो है वो थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए निकलता है और पता लगता है कि जानवर आकर के उसके खेत का आधा खा गए। जानवर के अलावा सर चोरी चकारी, इसके वो अलावा तो है ही। वो लगा एस्पेक्ट सर। आपने जो बात कही कि अकेला यही है जो अपनी चीज़ का दाम नहीं लगा सकता। आपके यहाँ, हमारे यहाँ शहरों में लेडीज़ हैं, बहुत सारे काम करती हैं, कोई खाना बना रही हैं, कोई आर्ट का काम कर रही हैं, कोई कपड़ों की टेलरिंग का, बुनाई का, नए नए डिज़ाइनिंग, सब अपने अपने दाम लगाते हैं। लेकिन किसान एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कि छोड़ दिया गया है कि तेरे ऊपर बहुत लोग जिएंगे और तू मरेगा। आई एम सॉरी टू यूज these hard words, but I am compelled to wake up the people who are listening to this podcast, particularly in the politics. आप लोगों को एहसास ही नहीं है, ये आपने जिसको मरने के लिए छोड़ दिया उसके ऊपर लोग जीवित हैं। तमाम मंडी किसान के ऊपर, तमाम उपभोक्ता किसान के ऊपर, तमाम जो गांव की लेबर है जो एक दिहाड़ी करते हैं वो किसान के ऊपर, और किसान के ऊपर जो बीज बेचने वाले, किसान के ऊपर जो पेस्टिसाइड और खाद और फर्टिलाइजर बेचने वाले, किसान के ऊपर कोल्ड स्टोरेज वाले, किसान के ऊपर वेयर हाउस वाले, ये सब लोग किसान के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है, यह किसान यह डिसाइड नहीं कर सकता कि वह अपनी फसल को किस दाम पर बेचेगा, और वह इन स्टेक होल्डर्स के पास जाता है। और ये इतनी लंबी सीरीज है मौर्य साहब कि किसान सबसे आखिर में खड़ा हुआ, एक बेकद्र, नो डिग्निटी एंड नो इम्पोर्टेंस, वो खड़ा हुआ है चंद पैसों के लिए, जो कि डिटरमाइंड किसने किए हैं? सरकार ने एमएसपी के रूप में कर दिए हैं, और उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है मंडी का, और उसके बाद भी धौंस ये है कि कितना वो माल किसान से लेंगे। उसको अपनी उपज जो है मंडी तक लेके भी जाना है, जिसमें कि उसका ट्रांसपोर्टेशन भी है। और कभी कभी तो ऐसे भी हुए हैं केसेस जिसमें कि जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं निकलती है इस जिस रेट पे वो बिकता है। मैं तो तारीफ करूंगा, बहुत ही एक दो ऐसे डीएम हुए हैं जिन्होंने ग्राउंड पर जाकर, मंडी में जाकर ये देखा स्वयं आंखों से कि किसान का माल जो है लिया नहीं जा रहा है, क्योंकि टारगेट पूरे हो चुके हैं। एफसीआई का काम है गेहूं लेना या फसल को लेना। टारगेट, व्हाट इज टारगेट? टारगेट सरकार ने जो तय किया उससे ऊपर भी अगर किसान लेके आया तो किसान को तो मालूम नहीं कि एफसीआई का क्या टारगेट है। वो फसल लेके आया, उसकी फसल को नहीं ले रहे हैं, पहले वो कहाँ जाएगा? पहले बताना था, इससे ज्यादा मत पैदा करो। जी, तो या तो आपके पास कोई ऐसी साइंटिफिक कैलकुलेशन हो कि रीजन वाइज, जोन वाइज आप ये कहें कि भाई अब ये फसल आप इससे ज्यादा पैदा ना करें। नंबर 2, अब इससे जुड़े फिर बहुत सारे सवाल आ जाएंगे आपके, आप इंश्योरेंस के बारे में भी आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। आप ये भी पूछेंगे कि क्या उन फसलों की देखभाल के लिए भी क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी है कि नहीं, तो उसकी भी हम चर्चा जरूर करेंगे सर। बात यह है कि इस किसान को जब यह मालूम पड़ता है कि उसका खर्चा ज़्यादा हो चुका है, तो वह फिर वो समेटने के लिए कि चलो जो मिले, भागते भूत की लंगोटी, जो मिले मंडी से पैसा लेकर गांव पहुंचो, कम से कम इंटरेस्ट तो कम से कम में अपनी उन बेसिक जिम्मेदारियों को, बच्चों के एडमिशन होने हैं, विवाह होने हैं बच्चों के, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी हैं। उनके यहाँ भी बहनें आती हैं, उनके यहाँ भी रक्षाबंधन, उनके यहाँ भी सारे तो फंक्शन होते हैं भाई। किसानों के यहाँ भी कोई किसान कोई अजूबा इंसान तो नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ ना कि जैसे कि किसान से मतलब है कि जो दिहाड़ी वाला एक व्यक्ति है, इसकी जमीन नहीं है, लेकिन वो भी तो किसान ही है, जो किसान का काम कर रहा है, उसका भी तो रोजी रोटी, घर बार, उसके बूढ़े माँ बाप, सब कुछ उस खेती से चलता है, जो हो सकता है कि 10 लोगों की हो, लेकिन 100 लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो मैंने जो विकृत रूप देखा, उससे मुझे लगता है कि हम लोग जो भी अपने दायित्व, अपने पारिवारिक दायित्व पूरे कर चुके हैं, अब हमें अपना जीवन, शेष जीवन हमें गांव को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको आपके पुरखों ने या ईश्वरीय कारण रहे आपको कुछ मिला,
आपको कुछ पैतृक संपत्ति मिली, वही जड़ें आपकी। हाँ जड़ें हैं, तो अपनी जड़ों के साथ साथ जो पास की जड़ें हैं उनका भी तो कुछ भला करो। ऐसे कैसे चलेगा कि हम उन जड़ों से कुछ उगा कर ले आए और फिर वापस शहर में आकर साल भर निकाल दें और फिर हम अपनी उन जड़ों के बाद में वाकफियत करें 1 साल के बाद। नहीं, मैंने तो आपको दिखाया था शायद फोटोग्राफ कि मैंने एक अपना ड्वेलिंग यूनिट भी, अब वो हवेली सब वो सब पीछे जब होती थी पहले, आप भी शायद गांव के परिप्रेक्ष्य से ही आए हैं, उन पारिवारिक झगड़ों में, उन किरदारों से जो पारिवारिक है, आपको मालूम है हर एक की सोच समझ, हर एक के दायित्व कर्तव्य की भावना सब अलग अलग होती है। मैं सबसे अलग होकर अपना अलग एक ड्वेलिंग यूनिट बनाया है, मकान बनाया है। मैं आगे पत्नी के साथ ज़्यादातर समय उस जगह रहना चाहूँगा जहाँ जिसको कहते हैं शांति है, गांव है, असली भारत है, जहाँ पर हम अपनी पहचान को बनाकर बहुत सुदृढ़ कर सकते हैं और लोगों को जोड़कर समाज का भला कर सकते हैं। ऐसी मेरी कोई भावना जागृत हो चुकी है। तो मतलब है कि आप दिल्ली एनसीआर के जो पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, जो कि ग्रैप 1 ग्रैप 2 ग्रैप 3 के ग्रिप से बाहर जा करके मेरी गांव में रहना चाहते हैं। देखिए खुदगर्जी कुछ नहीं है इसमें। मैं किसी ग्रैप 1 से ग्रैप 2 से नहीं घबराया हुआ हूँ। जब यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता हूँ तो मेरे पास जो भी आर्थिक मेरा भला होता है वो यहाँ से होता है, तो यहीं आऊँगा। प्रैक्टिस करता हूँ तो हफ्ते के कुछ दिन यहाँ आऊँगा, लेकिन मैं समझता हूँ मैं फ्राइडे सैटरडे संडे शुक्र शनि इतवार छुट्टियाँ त्यौहार ये सब हमारे विधिवत रूप से गांव में ही मनने चाहिए। चलिए हम इस पर बात करते हैं कि गांव में हम कृषि पर ही, आज खेती पर ही जो है ज़्यादा चर्चा करेंगे, जिसमें से कि एक इंस्टीट्यूशन है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। अभी ये इनके पास में जो है बहुत सारे रिसर्च करते हैं, कितनी सारी हाइब्रिड फसलें बनाई इन्होंने, और ये अपने लैब से फार्म तक की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या आपको इस इंस्टीट्यूशन का कोई प्रभाव दिखा गांव में, उसका जो है कोई फसलों में जो उनका योगदान या उनकी गाइडेंस क्या आपके गांव में आपको दिखी? बेहद अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे यहाँ इसी वेस्टर्न यूपी में ही कृषि विश्वविद्यालय तक भी मौजूद हैं। पूरे यूपी में तो कई एक विश्वविद्यालय हैं, चाहे कानपुर से लेकर शुरू करें मेरठ तक, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी एंड ऑल दैट, और दूर क्यों जाएं, इसमें उत्तराखंड में मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा तो बता दूंगा अभी। बहुत सारे मैं चूँकि मेरे फादर भी ICAR में नौकरी कर चुके हैं, तो मैं ICAR के लगभग सारे इंस्टीट्यूट के दिल्ली में नाम जानता हूँ। दिल्ली में भी पूसा रोड, हाँ, तो उत्तराखंड में पंतनगर, हाँ। अच्छा, बुलंदशहर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, कृषि कॉलेज। सर दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि यह सब जो संस्थाएं हैं जो किसान से जुड़ी हुई हैं, ज़रा बताइए कि इनको जो तनख्वाहें मिल रही हैं, जो इन इंस्टीट्यूशंस का जो पूरा का पूरा दारोमदार है, इनका बजट है, वो किस कारण है? किसान के कारण। बिल्कुल। और वह किसान कोई भी मेरे गांव में क्या, मेरे गांव के आसपास में तभी तकरीबन तमाम गांवों से जुड़ चुका हूं, उस एरिया में पहुंच इसलिए रखता हूं क्योंकि मुझे लोगों से बात करने का शौक है। मैं एक बात करता हूं तो सर्वे के हिसाब से करता हूं, आकलन करता रहता हूं। कोई भी संस्था से रिलेटेड साइंटिस्ट या उसका कोई अधिकारी गांव की मेड़ पर खड़ा हुआ आज तक नहीं मिला। चाहे तो बारिश की वजह से फसल खराब हो गई है, अभी भी आप देखिएगा बारिश बेमौसम आ रही है और गेहूं की फसल कटकर और गेहूं की फसल खड़ी हुई भी है, दोनों तरफ से नुकसान है। अब इसके अलावा कभी जो है बीमारी लगी, कभी ऐसी बीमारी लगी जिनके बारे में आज तक किसानों को पता ही नहीं चल पा रहा कि ये बीमारी कहाँ से आई, गन्ने में लगी बीमारी। और मैं तो बाग वाला हूँ तो मैं आपको बता दूं कि एक बीमारी है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में जिसने कि चौसा के बाग को खत्म कर दिया। चौसा एक वैरायटी होती है आम की, का किंग कहा जाता है चौसा को, उसकी वैरायटी तकरीबन समापन पर है। पेड़ सूखना शुरू करता है और तीसरे और चौथे महीने तक वो कंप्लीटली सूख कर
समाप्त। तो अब इसके लिए एक मिनट रोकना चाहूँगा जी, आपको यहाँ जी, पे। जी। अभी ये सब तो जो है आपने प्रॉब्लम देखी, ठीक है। तो किसान हमारे जो है, क्या उनको ये जानकारी है कि हमारे पास जो है ऐसे-ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे कि जो है इन पर रिसर्च होता है और उनको उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो? लेकिन जी, मेरा यहाँ पे जो है जी, आपका रोल मैं यहाँ पर जो जी, है वो जी। कह रहा हूँ कि मैं हम और आप जो है जो कर सकते मैं हैं, जी, क्योंकि किसान को अगर ये जानकारी है तभी तो वो कॉन्टैक्ट करेगा जी, उनको। और उन इंस्टीट्यूशंस को पता होना चाहिए, उन जी, इंस्टीट्यूशंस को पता होना चाहिए जी, कि आपके हाँ, उन इंस्टीट्यूशन को ये पता होना चाहिए कि भाई इस इलाके में ये बीमारी है। तो ये एक्चुअली मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन का गैप है। अगर किसान जागरूक होंगे तो उन इंस्टीट्यूशंस को कांटेक्ट कर सकेंगे, और अगर उन इंस्टीट्यूशंस के पास में ये खबर मिलने की जो है कोई प्रणाली होगी जी। तो वो जो है उन पर उनको हेल्प कर सकेंगे। तो क्या हम और आप जो है इस विषय में कुछ मदद कर सकते हैं किसानों की? तो राइट सर, मैं आपकी जो सवाल की भावना है उसको सामने रखते हुए ये कहूँगा कि आपने ही कहा कि किसान अब अकेला पड़ गया है। बच्चे जो हैं उसके कहीं ना कहीं जॉब से निकलने के लिए कोशिश करते हैं बाहर, क्योंकि स्कोप नहीं रहा गांव में कि रोजगार मिले। अच्छा, खेती सिकुड़ रही है। आप जानते हैं लैंड फ्रेगमेंटेशन एक बड़ी बुरी तरीके से इस समय छाया हुआ है। अब हमारे पास ज़्यादातर संख्या छोटे और मध्यम किसानों की है। बड़े किसान तो यही मानिए कि 50 बीघा से ऊपर अगर जमीन हो तो बड़ा किसान कहें, तो वह तो लिमिटेड संख्या में है। तो जैसे जैसे जब किसान अकेला रह गया, जब उसकी शक्ति कम हो गई, उसके पास शिक्षा का अभाव है, ये तो कोई बहस वाली बात ही नहीं है, दोहराए नहीं। तो यही अशिक्षित व्यक्ति जब ये सब जानता है, ये सब जानता है कि पटवारी से लेकर तंत्र एसडीएम तक जाता है और रिपोर्ट जाती है। ये भी जानता है कि पेस्टिसाइड कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट की योजनाएं क्या हैं, यह भी जानता है कि कृषि कॉलेज हैं। लेकिन इस अशिक्षित सरल और एक प्रभावहीन व्यक्ति की बात सुनने के लिए हमारी नौकरशाही तैयार नहीं है। और जब यही बात मैं महसूस करता हूं कि जब मैं सवाल पूछता हूं किसी ऐसे अधिकारी से, तो जवाब और तरह से आता है। जवाब समझाने के लिए आता है, जवाब में जस्टिफिकेशन देते हैं। हाँ, जवाब के अंदर एक भावना होती है कि साहब आप हमारी बात भी समझो। देखिए, चाहे तो हमें भगवान ने यह शक्ति दी, आत्मबल दिया, या हमारे पुराने कर्मों का हमें ये एक फल मिल रहा है कि जब हम किसी से बात करेंगे तो लोग हमें सीरियसली लेते हैं। लेकिन मैं अपने उन किसान भाइयों की तरफ से बात कर रहा हूं जिन्हें मैं गांव में देखता हूं, वो बेचारे जाए तो जाए कहां। पुलिस थाना उनकी सुनने को तैयार नहीं है, पटवारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो किस कॉलेज में जाकर खड़े हो जाए कि मेरी फसल के अंदर बीमारी लग गई है तो साहब इसका कोई वजह बताएं, किससे पूछे? उसको प्रक्रिया का पता नहीं चल पाता। प्रक्रिया क्या है? अगर मुझे ये दायित्व मिले और अगर मेरा ये बस चले तो मैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके कॉलेज से लेके और मैं तो ऑफिस ऑफ सीएम तक भी लिखूंगा, ईमेल भी लिखूंगा और जानकारी प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मैंने बीड़ा उठाया, मैंने अपने जो भी साथ के लोग हैं उन्हें बताया है इस बारे में। लेकिन सवाल ये है कि सर, हम किसान के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सरकार के पास तो सारे संसाधन हैं। सरकार तो बनती किसानों की वोट से है, बिल्कुल उन्हीं किसानों की वोट से ही तो बनती है साहब। जब वोट लेने आ सकते हैं लोग। जब आप वोट लेने आ सकते हैं गांव के उन गलियारों में जो गंदे पड़े हुए हैं। आप चलिए, मैं अभी विषय से भटक जाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि कोई गांव का दर्शन करे जैसे मैंने किए थे होली के समय। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इंसान गलियों में इतनी गंदे विषैले पानी के बीच में कैसे रह सकता है बिना बीमारियों के। तो खैर, वही कूड़ा निस्तारण की तो व्यवस्था ही नहीं है, तो इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? तो मैं पहले उस पॉइंट पर अगर हम आ जाए कि साहब ये किसान जानते हुए भी अनजान है, क्योंकि उसको सहायता देने के लिए कोई भी एजेंसी तत्पर नहीं है। सरकार की तरफ से ये सवाल क्यों नहीं उठता कि ये जो साइंटिस्ट या ये जो अधिकारी कृषि अनुसंधानों केंद्रों में या कॉलेजों में बैठे हैं, उनके एरिया में भी बीमारी अगर लगी तो जवाबदारी क्यों नहीं है सर? ये बताइए। उनको, मेरे हिसाब से उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए। और हम लोग का जो दायित्व है, हम क्या कर सकते हैं कि अपने किसानों को
एजुकेट कर सकते हैं, इस बारे में जागरूक कर सकते हैं और एक बीच में उनको कनेक्ट करा सकते हैं। सर प्रोएक्टिव कैसे होंगे? शिक्षा दें, ट्रेनिंग दें, बिल्कुल, उन्हें उन बीमारियों के बारे में सूचित करें, प्रायर सूचना दें, मैट के बारे में यानी कि मौसम के बारे में प्रायर सूचना दें। अब आश्चर्य की बात क्या है कि आपके जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जिन दुकानों पर मिल रहे हैं उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि जब तक वो कृषि केंद्रों से रिकॉग्नाइज ना हो, लेवल्ड ना हो, रजिस्टर्ड ना हो, तब तक अब हर दुकानदार किसान को बताता है कि यह पेस्टिसाइड बढ़िया है, यह खाद अच्छी है। ये क्या है? इस तरह से तो किसान का एक्सप्लॉयटेशन होता चला जा रहा है और अंत में सूचना आती है कि शायद उस पेस्टिसाइड के कारण ही ये फसल समाप्त हो गई, शायद कुछ गलत पेस्टिसाइड लग गए जिसके कारण चौसा पेड़ सूखना शुरू हो गया। नहीं, एक और चीज़ है, इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है जी। कुछ पेस्टिसाइड्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो केमिकल्स हैं जिनकी वजह से हमारी फसलें जब वो एक्सपोर्ट होती हैं तो वो बैन हो जाती हैं या उनमें वो चीज़ पाए जाते हैं जी। तो क्या सरकार को पता नहीं है कि ये चीज़ें जो है हमारे लिए, हमारे प्रोड्यूस के लिए हम नुकसानदेह है? और अगर किसी और कंट्री ने उसको डिसाइड किया कि ये चीज़ बैन होनी चाहिए, लेकिन हमारी पब्लिक तो खा रही है, हम और आप तो उसको कंज्यूम कर रहे हैं सर। ठीक है, इस बारे में सरकार का दायित्व तो होना चाहिए। सर सरकार क्या है, पहले तो हमें ये भी पूछना पड़ेगा। सरकार तो वहां से शुरू होती है जहां से गांव का चौकीदार शुरू होता है। वो चौकीदार गांव की सूचना देता है पुलिस थाना में। बिल्कुल। तो पुलिस थाना, फिर उसके बाद में अमीन, उसके बाद में पटवारी, ये सब सरकार के अभिन्न अंग हैं। बिल्कुल। इन अब सरकार में उनको तनख्वाह मिलती है जी, वो हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से तो उम्मीद नहीं करेंगे कि सीएम साहब आकर गांव में खड़े हो जाएं, लेकिन एक ऐसा तंत्र है, ऐसा विशाल तंत्र है जिसकी सूचना के अंदर अस्पष्टता है, यानी कि वह सूचना सही नहीं जा रही है। यह जो आकलन होता है ओले पड़ने के बाद में, बारिश पड़ने के बाद में फसलों के नुकसान का, मैंने तो ये भी देखा कि वो आकलन भी पेपर्स पर तैयार होता है सर, गांव में आकर सर्वे होता ही नहीं है। जो प्रभावशाली होते हैं उनका तो जो है, जो प्रभावशाली होते हैं उनके सब काम होते हैं। मैं अपने को एक प्रभावशाली व्यक्ति घोषित कर रहा हूं अपने एरिया में, इसलिए कर रहा हूं सर कि इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई घमंड है। मुझे भगवान ने थोड़ा अच्छी जमीन दी हुई है और एक अच्छा मुझे हिंदुस्तान आर्मी ने एक पद तक पहुंचाया, तो मैं एक प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर उभरा हूं, लेकिन मुझे इससे कुछ चैन नहीं पड़ रहा। ये मेरे लिए नहीं है। जब तक मेरा पड़ोसी, जब तक मेरा गांव समृद्ध नहीं होगा, जब तक कि मेरे सब लोग उसी प्रभाव के साथ में नहीं जिएंगे, तब तक मेरा अकेले प्रभावशाली होने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि आपस की जो एक निरंतरता है या संबंध है वो तभी सही बनते हैं जबकि सबको एक सा लाभ प्राप्त हो। मैं ही जल पी कर क्या करूंगा, स्वच्छ जल, जब बाकी सब विषैला जल पी रहे हैं। तो पॉइंट ये है सर कि सरकार क्या है, सरकार को सब कुछ पता है। सरकार को सब कुछ पता होने के बाद में जब जनप्रतिनिधि 5 साल के बाद में वोट के लिए उन्हीं गांव में आते हैं, तो कभी कभी गांव वाले अपनी सरलता के अनुरूप बोर्ड लगा देते हैं कि इस जनप्रतिनिधि का गांव में आना वर्जित है, लेकिन उनका गुस्सा क्षणिक होता है सर। ये इतने सरल लोग हैं कि इनको अगर आप जरा सा पुचकारिए तो फौरन मान जाते हैं। इनके अंदर वो उस तरह का जो गुस्सा है, जो जायज गुस्सा है, वो नहीं पनप पाता। और सब तरफ से लुट पिट कर, मंडी से भी लुट कर, राजनेताओं से भी लुट कर, और आपस के उन प्रभावशाली लोगों से भी लुट कर जो कि उनके बीच में झगड़े करा देते हैं, उनकी जमीनें खरीद लेते हैं या खरीदवा देते हैं। यह सारा जो होने के बाद में वह गांव का व्यक्ति फिर भी जी रहा है और फिर भी अपने परिवार का बोझा लेकर चल रहा है और एक बिना शिकायत के, कहाँ शिकायत कर रहा है, कहाँ पर वो क्रांति कर रहा है, कहाँ पर वो किसी तरीके का विद्वेष कर रहा है, उसके बावजूद भी वो बेचारा जी रहा है। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए क्या हम लोग आगे नहीं आए? क्या हमें आगे नहीं आना चाहिए? हमें ऐसा लगता है कि थोड़े से ही सही लेकिन हम कुछ काम को सार्थक कर सकें, अपने गांव की आवाज़ को तो उठा सकें। बिल्कुल, जो कि दबी हुई है। इनफैक्ट कल त्यागी, आज तो हमने इस पॉडकास्ट में कृषि से संबंधित चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जो है, एक्चुअली ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है, उस पर हमने डिस्कशन किया है और आपके विचार जाने हैं। और
आगे हम एक और एपिसोड आपके साथ करना चाहेंगे, जो कि गांव में जो लीगल इश्यूज़ हैं और सरकारी तंत्र किस तरह से काम करता है और लोगों को किस तरह से जागरूक होना चाहिए अपने अधिकारों के बारे में, उसके बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। सर, इससे पहले कि आप कंक्लूड करें, एक दो बात जहन में आ रही है, अगर आप इजाज़त दें तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल, वो कह बिल्कुल, दूं। प्लीज़ गो अहेड। तो आपने स्टेट की बात कही थी। देखिए, स्टेट ने कब इंश्योर किया कि किसान को स्किल दें, ट्रेनिंग दें? स्टेट ने कब इंश्योर किया कि किसान के साथ कनेक्ट करें फील्ड ऑफिसर्स के थ्रू? स्टेट ने कब इंश्योर किया कि किसान को क्रॉप इंश्योरेंस सही मायने में मिले? क्रॉप इंश्योरेंस एक अपने आप में मिथ है। अरे, इंश्योरेंस तो तब मिलेगा जब पहले उसका आकलन सही होगा, सर्वे होगा कि क्रॉप का नुकसान हुआ तो कैसे हुआ। सरकार ने कब किसान को यह बताने की कोशिश की कि सॉइल डिग्रेडेशन एक चीज है जो हो चुकी है, यानी कि सॉइल की गिरावट हो गई है। सरकार ने कब यह कोशिश की कि ये जो पेस्टिसाइड है, जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आपकी फसल, आपके फल दुबई में जाके रिजेक्ट होकर जाते हैं और वो हिंदुस्तान में खाए जा रहे हैं, तो ये तो बात बड़ी दीगर है कि पेस्टिसाइड्स ने अपना दुष्परिणाम उनके ऊपर डाल दिया है। तो फिर वह पेस्टिसाइड्स बाजार में क्यों है, बिक रहे हैं? हाँ, आप कहते हैं बड़े ही प्रेरणादायक शब्दों में। अभी मैं सुन रहा था एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज पाटिल साहब कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती करो। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक खेती के बीच में और इस खेती में जो अब पारंपरिक तरीके से हो रही है, एक अब हम इसको पारंपरिक कहेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले पारंपरिक खेती थी जो बैलों से होती थी और गोबर की खाद से होती थी। जी। अब पारंपरिक खेती है जो हम फर्टिलाइजर से कर रहे हैं। तो इस खेती से ऑर्गेनिक तक जाने में कम से कम 3 से 4 वर्ष का समय लगेगा। और अगर वह समय लगेगा तो किसान का तो घर बार सब कुछ बिक चुका होगा। बिल्कुल। तो क्या आप इस बारे में उन किसानों को कोई सब्सिडी देने की, कोई सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे कि जो किसान इस तरफ चले उनको हम एनकरेजमेंट कराएंगे? देखिए आप कितने किसान निकल कर आते हैं। आप बोल दीजिए कि हम पर एकड़ इतना जो है उसको हर किसान को देंगे, जो कि जो है आपको, क्योंकि फसल उसमें कम होती है। जैसे ही आप चेंज करते हैं आज की जो फार्मिंग है उससे, जब वापस जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जैविक खेती में जब जाना चाहते हैं, तो आपकी फसल पर नुकसान तो होता है। और अंत में मैं बस इस बात पर अब समाप्त करूंगा, क्योंकि आपका जो विषय है कि अगर हमने गांव में पलायन को नहीं रोका, अगर हमने गांव को एक यूनिट के तौर पर डेवलप नहीं किया आने वाले समय में, अगर हमने अपने यूथ को, जवान लड़के को अपने गांव के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं दी आसपास, अब विकास भी हुआ है, स्कूल भी आ गए हैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी के भी प्रॉब्लम अब कम हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी भी गांव के साथ में एक दुरंगा व्यवहार है। अगर 18 घंटे लाइट आ रही है तो आप इसको एक बहुत बड़ी बात मानते हैं, तो ग्रेटर नोएडा में तो 24 घंटे आ रही है, तो गांव की 18 घंटे के ऊपर आपकी बुरी नज़र क्यों? बिल्कुल। तो आप यूथ को पलायन से रोकिए, उसका रोजगार अगर जरूरी है, उसके मन माफिक है तो वो जाए कहीं भी, लेकिन उसकी पहली चॉइस, उसको चूज करने का अख्तियार होना चाहिए। अगर गांव में रोजगार मिले, लघु उद्योग को बढ़ावा मिले, मध्यम उद्योगों को के लिए लोन मिले, और लोन ऐसा होना चाहिए किसान के लिए जो कि इंटरेस्ट फ्री हो या बहुत कम इंटरेस्ट हो। सर, आज की डेट में अगर 7% के ऊपर आपको किसान को पैसा आप लोन पर दे रहे हैं, आप कोई परोपकार नहीं कर रहे हैं, ये गलत है बिल्कुल। और उसकी कैलकुलेशन इस प्रकार की है कि एक सरल किसान अगर चुकता ना करे लोन को एक पर्टिकुलर समय के अंदर, उसको एक मैथमेटिशियन बनना पड़ेगा, उसको एक सीए की मदद लेनी पड़ेगी कि कैसे वो लोन का चुकता करना शुरू करे, तब जाके वो इंटरेस्ट की मार से बचे। तो कुल मिलाकर मेरा जो अभी तक का जो अनुभव है कि हम कुछ जो भी सो कॉल्ड शिक्षित लोग, हमको अगर अपनी जड़ों में जाने का मौका मिले और हम कुछ भला कर सके तो हम समाज के ऋण को चुका सकेंगे। बिल्कुल। अभी एक पॉइंट जो कि कृषि से रिलेटेड था, तो आपने बोला कि सरकार की जिम्मेदारी है सर, एक कृषि विकास केंद्र KVKs जो है, इनके ये पूरे मतलब पूरे देश में हैं ये, ठीक है। KVKs के अपने रोल हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपके गांव में या आसपास कोई KVK है, और अगर है तो वो कितना काम करता है, कितना इफेक्टिव है, उससे किसी को फ़ायदा होता है, नहीं होता है? देखिए, अगर आपको जानकारी है सर, इसका बात यह है कि जैसे हमने सरकारी तंत्र के ऊपर अभी चर्चा की, किस तरह की
इनएफिशिएंसी, इंसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता है, उसी तरह से इनके वीके के अंदर भी है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक नमूना होता है जिसके अंदर स्टेट का भी रोल है और सेंटर का भी रोल है। बिल्कुल। कहीं पर हम अगर विस्तृत जब कभी डिस्कशन करेंगे तो हम देखेंगे कि स्टेट और सेंटर के बीच में ही किसान को लेकर दुविधाएं हैं। बिल्कुल। वो जो सहायता आती है मॉनेटरी टर्म्स में, वह जो अनुदान मिलता है या तो वह कहीं ना कहीं पर विरोधाभासी हो जाता है और उसमें एक होड़ सी लगी रहती है कि किस तरीके से उनको वापस वो पैसा किसको मिले, और किसान के हाथ में उसका सही तरीके से सदुपयोग नहीं हो पाता। क्योंकि मैंने बताया कि इंटरेस्ट जो है ना, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी कि अगर आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे वो केवी के ही क्यों ना हो, वहां पर भी तो ऐसे शिक्षित लोगों की जरूरत है जिनको कि फसल के बारे में, उससे रिलेटेड मॉनेटरी इश्यूज के बारे में, खाद के बारे में और उसके आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानकारी हो। अक्सर ये देखा गया है कि उन लोगों को किताबी ज्ञान ज़्यादा रहता है, ग्राउंड के ऊपर उनका समन्वय किसान के साथ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट भारत सरकार जो बजट में काफ़ी कुछ खर्च करती है इन विषयों पर, लेकिन वो किसान तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, इसका आकलन भी बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से आप इसमें बहुत अच्छा रोल कर सकते हैं अपने कम से कम अपने इलाके के लिए, जिसमें कि सही फीडबैक सही अधिकारियों तक अगर पहुंच सके आपकी तरफ से, तो आई थिंक इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। बस उसका सबसे बड़ा इलाज है कि हमें मिडिल मैन को काटना होगा। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अगर आप देखें तो आज गांव में जब पंचायत राज होता है, उसमें आप प्रधान होता है, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें एग्जैक्टली पता हो कि अनुदान कहाँ से आता है और उसका सही सदुपयोग किस प्रकार से किया जाए। यही हमारा जो है सब्जेक्ट होगा जी अपने अगले पॉडकास्ट में, जिसमें कि हम हर ओहदेदार की जिम्मेदारी समझेंगे, तय करेंगे, और हमारे पॉडकास्ट के जरिए आम लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई ये हमारे महकमे हैं जो ये काम करते हैं, और इनसे हमको कैसे जो है मेल मिलाप करना चाहिए, इनसे हम जुड़ करके जो सरकार की योजनाएं हैं उनका कैसे फ़ायदा उठाएं और अपनी जीवन को जो है सुधार रखें। एक फाइनली एक पॉइंट जरूर कहूँगा कि एक जब मायने में अर्बन एरिया और रूरल एरिया, शहर और गांव में एक चीज़ कॉमन हो गई है मौर्य सर, वो कॉमन चीज़ है भ्रष्टाचार। ये तो मानता हूँ। यह जो कीड़ा है ये सब जगह पहुंच चुका है। उस सरल व्यक्ति को जिसको कि हम प्रधान बनाते हैं, वह भी भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। अगले आप जब कभी मुझे मौका देंगे तो मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा कि कैसे जिन लोगों को यही नहीं मालूम कि उनके कर्तव्य क्या हैं, जिन लोगों को यह नहीं मालूम, आप यकीन करेंगे कि मेरे गांव में एक अच्छा खासा गांव जो बिल्कुल सड़क किनारे है, डेवलप्ड गांव है, 40 साल में किसी को यह नहीं मालूम कि एक आम सभा नाम की भी चीज होती है। 40 साल में कभी आम सभा नहीं हुई। और अगर शिक्षा का स्तर देखें तो बस ना कहें, जितना कम बात करें तो उतना अच्छा, लेकिन गांव के व्यक्ति के लिए शिक्षा से भी ज्यादा समझ की। लेकिन हम बात करेंगे, देखिए कम नहीं, हम पूरी बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कल त्यागी। ठीक है, नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छी चीज़ें हमने डिस्कस की और आगे भी करेंगे। आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे एक नए रोल में मेरे को रिकॉग्नाइज किया। और अक्सर लोग कहते हैं कि इसका कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन से तरीके से तुमसे बात की जाए, कौन से विषय पर। तो आपने मुझे इस विषय के साथ जोड़कर मुझे प्रेरणा दी है कि मैं गति के साथ में और उस उद्देश्य को पूरा करूं तो जो मैंने अपने मन में। आप धुरंधर बन जाइए, ये धुरंधर का एपिसोड 1। आपकी गुड विशेस, और आई एम श्योर कि आपका भी हमारे गांव में पदार्पण करेंगे। बिल्कुल चलेंगे। तो आप देखेंगे कि मैंने कुछ कोशिश की, वहाँ पर लोगों के लिए कुछ प्रतीक्षालय बनवाए गांव के बाहर। धूप में खड़े रहते थे लोग, क्या सरकार को नहीं दिख रहा था यहाँ की बस स्टैंड नहीं है, एक गाँव है। 2 गाँव का भला हुआ, स्टैंड्स बनवाए, पानी की कुछ प्याऊ बनवाई, कंबल बांटना, ये सब जो तो पारिवारिक तौर पर हम करते रहे हैं। लेकिन मैं 2 बच्चों को गुमनामी के तौर पर शिक्षा देने का भी मैं अपने तरीके से प्रबंध किए हुए हूँ। बहुत अच्छा। लेकिन क्या है मौर्य साहब
कि हर चीज़ अनाउंस नहीं की जाती। मैं नहीं चाहता कि मैं अनाउंस कर कर उन बच्चों के माँ बाप को किसी दुविधा में डालूं। सही बात। ये मेरा काम है, इसका फल मुझे मिलेगा, इसका जो भी पुण्य है मुझे मिलेगा, तो ये मेरा स्वार्थ हो गया कि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। लेकिन ये है कि कोशिश है कि मैं कुछ कर सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।